हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इस गोल में। आज का सेशन एकदम झकास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस सेशन में क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो के स्किप मत कीजिए। आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में नाइट्रोजनीकृत क्षार न्यूक्लियोटाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। एडेनिन, साइटिडीन, थाइमिन, ग्वानोसिन, यूरेसिल व साइटोसिन। तो आइए इनको दो पार्ट में बांटते हैं। तो उत्तर है नाइट्रोजनीकृत क्षार में एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन आते हैं। न्यूक्लियोटाइड में साइटिडीन और ग्वानोसिन आते हैं। तो दो पार्ट में हम लोग वर्गीकृत कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो आइए इनका जवाब जानते हैं। तो उत्तर में है 4 ग्राफ के नियमानुसार द्विरज्जुक डीएनए में A+G बराबर T+C बराबर 1 होता है, अर्थात एडेनिन बराबर थाइमिन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन। चूँकि साइटोसिन की मात्रा 20% है तो ग्वानिन भी 20% होगा। ग्वानिन प्लस साइटोसिन बराबर 20 + 20 40% हो जाएगा। तो A+G बराबर 100 - 40 को माइनस करेंगे तो बचेगा 60, तो 60%। तो चूंकि A बराबर G होता है तो अतः एडेनिन की मात्रा 60/2 हो जाएगा, तो 30% हो जाएगी। तो एडेनिन की मात्रा 30% होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि डीएनए के एक रज्जुक के अनुक्रम निम्नवत लिखे हैं, 5 से शुरू होगा तो ATG, CAT, GCAT, 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 GC3। तो पूरक रज्जुक्रम के अनुक्रम को 5 से 3 दिशा में लिखिए। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। जवाब में है डीएनए द्विकुंडली संरचना होती है, अर्थात यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवता रखती है। इसका तात्पर्य है कि यदि एक श्रृंखला की ध्रुवता 5 से 3 की ओर हो तो दूसरे की ध्रुवता 3 से 5 की तरफ होगी। दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षार परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। 2 एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, थाइमिन A डबल बॉन्ड T से और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा ग्वानिन C ट्रिपल बॉन्ड G से जुड़े होते हैं। इसके फलस्वरूप प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। इससे डीएनए द्विकुंडलित के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मध्य समान दूरी बनी रहती है। अतः डीएनए के पूरक रज्जुक यानी श्रृंखला में नाइट्रोजनीकृत क्षार का अनुक्रम निम्नवत होता है। तो 5 से 3 की ओर जाना है तो पहले देख लेते हैं। 5 से आएगा AT, GCAT, 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 GC। अब 3 से 5 की ओर लेके जाएंगे तो A की जगह पर T होगा, फिर A, C, G, T, 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 A, C, G। ये हम लोग 3 से 5 की दिशा की ओर लेके गए, ऊपर वाला है सो 5 से 3 की ओर। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जुक के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है, वो है 5 से 3 की ओर। तो AT, GCAT, 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 GC। तो दूत RNA के अनुक्रम को लिखिए। तो आइए इनका जवाब देखते हैं।
आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। हमेशा याद रखिएगा कि आरएनए का निर्माण हमेशा डीएनए से होता है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आरएनए का निर्माण किससे होता है, अगर वहाँ पे 2-3 और ऑप्शन दिया जाए तो उसमें हमेशा ध्यान से डीएनए ही लगाइएगा। तो आगे देखते हैं। आरएनए सामान्यतः एक रज्जु की संरचना होती है। इसमें थाइमिन नाइट्रोजनीकृत क्षार के स्थल पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए का एक रज्जु से आनुवंशिक सूचनाओं का दूत आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। अनुलेखन किसे कहते हैं? तो यहाँ से हो सकता है डीएनए का एक रज्जु यानी अनुलेखन इकाई से आनुवंशिक सूचनाओं का दूत आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। यदि कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम निम्नवत है तो 5 से 3 की ओर लेके जाना है तो यहाँ होगा AT, GCAT, 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 GC। तो दूत आरएनए के अनुक्रम निम्नवत होंगे। तो 5 से 3 की ओर ही, लेकिन हम लोग आरएनए में करेंगे। तो आरएनए में हो जाएगा AU, GCAU, 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 GC। इसमें सिर्फ टी चेंज होगा, टी की जगह पर यू होगा, बाकी जी की जगह पर जी, सी की जगह पर सी, बस इसमें टी की जगह पर यू लिखाएगा आरएनए में। तो ये क्वेश्चन का भी हल हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए डी कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन वक्री को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? इसकी व्याख्या कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। तो जवाब में है, वाटसन व क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडल दिया। वाटसन ने डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडलिंग दिया। तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए कि डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने। इस मॉडल की मुख्य विशेषता पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच युग्मन का होना था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में क्षार युग्मन ही एक ऐसी विशेषता थी जिसने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया था। क्षार युग्मन के इसी गुण के आधार पर श्रृंखलाएं एक दूसरे को पूरक बनाती है, अर्थात एक डीएनए रज्जुक में क्षार अनुक्रम पता होने पर दूसरे रज्जुक के क्षार युग्मन को ज्ञात किया जा सकता है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए का प्रत्येक रज्जुक नए डीएनए रज्जुक के संश्लेषण हेतु साँचे का कार्य करता है। इस साँचे के बिना द्विकुंडलित डीएनए अपने जनक डीएनए के समरूप होता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण की सेमी कंजर्वेटिव पद्धति में डीएनए के दोनों रज्जुक पृथक होकर नए रज्जुक के संश्लेषण हेतु साँचे के समान कार्य करते हैं। डीएनए प्रतिकृति में एक जनक रज्जुक व एक नया रज्जुक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि डीएनए द्विकुंडलित की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति की सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया था। तो जवाब हम लोग दे चुके हैं कि यहाँ से होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के क्षार युग्मन एक ऐसी विशेषता थी जिसे वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो चुका है। इतना बड़ा इसलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि आप समझे कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। बाकी आप लोग इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेम्पलेट यानी डीएनए या आरएनए की रासायनिक प्रकृति व इससे डीएनए या आरएनए संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों की प्रकृति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं बताइए। तो आइए हम लोग विभिन्न प्रकार की सूचना को देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम
प्रतिकृति के लिए आवश्यक है। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड के बहुलकन को प्रेरित करने के लिए करता है। डीएनए अणुओं की दोनों श्रृंखलाएं एक साथ पृथक नहीं होते। डीएनए द्विकुंडलीय प्रतिकृति हेतु छोटे छोटे भागों में खुलते हैं। इसके फलस्वरूप बनने वाले खंड परस्पर डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जुड़े रहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम का प्रारंभ नहीं कर सकते। यह कुछ निश्चित स्तर पर संवाहक की सहायता से होती है। तो एक हो चुका है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज। यह डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर निर्भर होता है। यह डीएनए को सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन के लिए प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक या समापन कारक से जुड़कर अनुलेखन का प्रारंभ या समापन करता है। केंद्रक में डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। आइए देखते हैं। पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यह राइबोसोमल आरएनए को अनुलेखित करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या है? तो यहाँ पे होगा कि राइबोसोमल आरएनए को अनुलेखित करता है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। यह ट्रांसफर आरएनए तथा छोटे केंद्रकीय आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। यह संदेशवाहक आरएनए के पूर्ववर्ती विषमांगी केंद्रकीय आरएनए का अनुलेखन करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो संदेशवाहक का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का भी हल हो चुका है। अगर पूछा जाए कि आरएनए का कितने प्रकार होते हैं तो 3, आरएनए फर्स्ट, आरएनए सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। सही जवाब हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्ने व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किए वो बताइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग देखते हैं। जवाब है हर्ने व चेज ने डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने हेतु P32 व P32 आइसोटॉप्स युक्त माध्यम में ई कोलाई जीवाणु का संदर्भ कराया। यानी हर्ने व चेज ने डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ से सिद्ध करने हेतु P32 व P32 आइसोटॉप्स युक्त माध्यम में ई कोलाई जीवाणु का संदर्भ कराया। कुछ समय वृद्धि करने के पश्चात जीवाणु को जीवाणुभोजी द्वारा संक्रमित कराया गया। मतलब वृद्धि करने के बाद जीवाणु को जीवाणुभोजी द्वारा संक्रमित यानी बीमार कराया गया। संक्रमण के पश्चात देखा गया कि जीवाणुभोजी का प्रोटीन आवरण S35 रेडियोधर्मी युक्त किया गया था, जबकि इसके डीएनए में सल्फर नहीं होता। डीएनए में सल्फर नहीं होता, लेकिन जब जीवाणु वृद्धि किया और उसे जीवाणुभोजी द्वारा संक्रमित कराया गया, उसके बाद जीवाणुभोजी का प्रोटीन आवरण S35 रेडियोधर्मी युक्त हो गया था, जबकि डीएनए में सल्फर नहीं होता। इसके विपरीत जीवाणुभोजी का डीएनए P32 रेडियोधर्मी आइसोटॉप्स की उपस्थिति दिखा रहा था, क्योंकि डीएनए में यहाँ पे फिगर दिया गया है। आगे देखते हैं। डीएनए में फास्फोरस होता है। डीएनए में सल्फर नहीं होता, बल्कि डीएनए में फास्फोरस होता है। प्रोटीन आवरण में P32 अनुपस्थित था। P32 रेडियोधर्मी युक्त जीवाणुभोजी द्वारा ऐसे जीवाणु को संक्रमित कराया गया जिसे रेडियोधर्मी तत्व नहीं थे। संक्रमण के पश्चात देखा गया कि समस्त जीवाणु रेडियोधर्मी हो गए थे। अधिकांश रेडियोधर्मी आइसोटॉप जीवाणुभोजी की अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो गए थे। रेडियोधर्मी तत्वरहित जीवाणु में S32 युक्त जीवाणुभोजी द्वारा संक्रमण कराने पर तथा जीवाणुभोजी पृथक करने पर देखा गया कि जीवाणुओं में रेडियोधर्मी तत्व मौजूद नहीं थे, बल्कि ये जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में ही रह गए थे। उपयुक्त
प्रयोग सिद्ध करता है कि जीवाणुभोजी का डीएनए ही वह पदार्थ है जो नए जीवाणुभोजी उत्पन्न करता है, वह संक्रमण में भाग लेता है। यह सिद्ध हो गया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं। यह सिद्ध हो गया है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि डीएनए क्या है, तो आनुवंशिक पदार्थ है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त डीएनए फास्फोरस युक्त होता है, जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। डीएनए सल्फर रहित होता है, जबकि प्रोटीन सल्फर युक्त होता है। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं है। डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में बीच अंतर बताइए। पहला है पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए। दूसरा है एमआरएनए और टीआरएनए। थर्ड है टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु। तो आइए देखते हैं। पहला है पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए में अंतर। तो पहला है, यह डीएनए फैले हुए भाग है जो जीनोम में प्रतिलिपि में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम होते हैं। पुनरावृत्ति डीएनए का फर्स्ट हो चुका है। अब देखते हैं अनुषंगी डीएनए का। यह डीएनए में छोटे छोटे शिखर होते हैं। अब पुनरावृत्ति डीएनए का दूसरा लक्षण देखते हैं। पुनरावृत्ति डीएनए क्रम रेंडम हो सकता है या नहीं भी हो सकता, जबकि अनुषंगी डीएनए में नाइट्रोजन क्षार में पुनरावृत्ति क्रम रेंडम होता है। यह निश्चित है कि ये रेंडम होता है, जबकि पुनरावृत्ति डीएनए में रेंडम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब थर्ड देखते हैं, पुनरावृत्ति डीएनए का विभिन्नताएं उपस्थित हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, जबकि अनुषंगी डीएनए में विभिन्नताएं गुणसूत्र युग्मन की अव्यवस्था के समय होती है। एमआरएनए और टीआरएनए में अंतर। तो आइए देखते हैं। एमआरएनए का फर्स्ट है, यह कुछ सूचनाएं ले जाता है, जबकि टीआरएनए में है, ये अमीनो अम्ल के संयोजन हेतु सूचना लाता है। वह पॉलीपेप्टाइड में इसके संयोजन हेतु एक प्रतिकूट ले जाता है। यानी एमआरएनए में कूट संरचनाएं ले जाता है, जबकि टीआरएनए में अमीनो अम्ल के संयोजन हेतु सूचना लाता है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड इसके संयोजन हेतु एक प्रतिकूट ले जाता है। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा है, इसमें नाइट्रोजन समक्षार रूपांतरित नहीं होते, लेकिन टीआरएनए में रूपांतरित होते हैं। अगला थर्ड है, इसका आणविक भार 2 लाख से 5 लाख होता है। इसका आणविक भार 25,000 से 30,000 तक होता है। अगला देखते हैं, टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक में अंतर। तो टेम्पलेट रज्जुक का पहला है, यह अनुलेखन में भाग लेता है, लेकिन कोडिंग रज्जुक अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। टेम्पलेट रज्जुक का दूसरा है, इसमें ध्रुवता 3 से 5 होता है, लेकिन कोडिंग ध्रुवता 5 से 3 होता है। थर्ड है, न्यूक्लियोटाइड क्रम एमआरएनए में मौजूद क्रम से परिपूर्ण होता है। न्यूक्लियोटाइड क्रम एमआरएनए के मौजूद क्रम जैसे हैं, यू के साथ पर टी होता है, यू के स्थान पर टी होता है, यानी अगर वहाँ पे यू है तो वहाँ पे टी होगा, तब जाके कोडिंग रज्जुक होता है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए। तो आइए हम लोग इनका सूची बनाते हैं। स्थानांतरण, इस प्रक्रिया में एमिनो अम्लों के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अमीनो अम्लों के क्रम व अनुक्रम संदेशवाहक आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अमीनो अम्ल किससे जुड़े रहते हैं, ये क्वेश्चन आ गया तो वो हमेशा होगा पेप्टाइड बंध से जुड़े रहते हैं अमीनो अम्ल। स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला राइबोसोम में पृथक हो जाते हैं। ये यहाँ पे फिगर दिए हुआ है, पॉलीपेप्टाइड चेन, एसाइड, सोल्ट, अमीनो एसिड, ये सब देखते हैं आगे। स्थानांतरण में राइबोसोम की भूमिका।
तो फर्स्ट है राइबोसोम का छोटा सब यूनिट यानी mRNA के प्रथम कोडॉन यानी AUG के साथ बंधित होकर समारंभ कॉम्प्लेक्स अमीनो अम्ल tRNA बनाता है, जिसकी पहचान प्रारंभक tRNA द्वारा की जाती है। अमीनो अम्ल tRNA से जुड़कर एक जटिल रचना बनाते हैं जो आगे चलकर tRNA के प्रतिकूट से पूरक क्षार युग्म बनाकर mRNA में उचित आनुवंशिक कोडॉन से जुड़ जाती है। तो फर्स्ट हो चुका है भूमिका स्थानांतरण का। अब दूसरा देखते हैं। राइबोसोम के बड़े सब यूनिट पर tRNA अणुओं के जुड़ने के लिए दो खांच होती है, जिसे पी साइट या दाता स्थल और ए साइट या ग्राही स्थल कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा पी साइट या फिर ए साइट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जवाब होना चाहिए हम लोगों का कि राइबोसोम के बड़े सब यूनिट पर tRNA अणुओं के जुड़ने के लिए दो खांच होती है, जिसे हम लोग पी साइट हिंदी में दाता स्थल और ए साइट या फिर ग्राही स्थल कहते हैं। पी साइट यानी दाता स्थल पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को धारण करने वाला tRNA जुड़ता है। ए साइट यानी ग्राही स्थल पर अमीनो एसिड tRNA जुड़ता है। पी साइट पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ता है और ए साइट पर यानी ग्राही स्थल पर अमीनो एसिड tRNA जुड़ता है। बड़े सब यूनिट के पेप्टाइड सिंथेटेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल में सिंगल बॉन्ड COOH तथा अमीनो अम्ल tRNA के अमीनो अम्ल के सिंगल बॉन्ड NH के मध्य पेप्टाइड बंध बनाता है। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आप सबके बुक में दिया गया है, बस हम उसका हल बता रहे हैं। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और इसे बड़ा करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन कार्य करना क्यों बंद कर देता है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। उत्तर में है ओपेरॉन संकल्पना। मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई सामान्यतः लैक्टोज के अपचय से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैकब एवं मोनार्ड ने 1961 में पता लगाया कि इस DNA में 3 जीन का एक समूह लैक्टोज का अपचयन करने वाले 3 एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित होता है। ये पता किसने लगाया? तो जैकब और मोनार्ड ने। कब लगाया? 1961 में लगाया। पोषण माध्यम में लैक्टोज होता है तो ये जीन सक्रिय होता है, यानी पोषण माध्यम में जब तक लैक्टोज होगा तभी तक जीन सक्रिय होगा। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो जीन सक्रिय नहीं होगा। पोषण माध्यम में लैक्टोज के अभाव में से निष्क्रिय रहते हैं। जैकब एवं मोनार्ड ने इस जीन की सक्रियता के नियमन के लिए ओपेरॉन संकल्पना प्रस्तुत की थी, यानी जीन की सक्रियता, जीन सक्रिय है या नहीं, इस नियम के लिए जैकब एवं मोनार्ड ने ओपेरॉन संकल्पना प्रस्तुत की थी। पता लगाया जा सकता है कि जीन सक्रिय है या नहीं। आगे देखते हैं। ओपेरॉन संकल्पना के अनुसार जीन की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दामन द्वारा होता है। लैक्टोज का अपचयन करने वाले एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइटेज, गैलेक्टोस परमीएज तथा थाइयो गैलेक्टोसाइटेज ट्रांस एसिटिलेज है। इसके संरचनात्मक जीन्स को क्रमशः सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई तथा सिस्ट्रॉन ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक दूसरे को निकट स्थित होते हैं। इसमें परस्पर समन्वय होता है। 3 जीन इन्हें कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन तथा ऑपरेटर जीन कहते हैं। किसी उपापचयी तंत्र में एंजाइम्स का कोड करने वाले जीन सामान्यतया समूह के
किसी उपापचयी तंत्र में एंजाइम्स को कोड करने वाले जीन समूह में रूप से गुणसूत्र पर स्थित होती है। ये एक कार्य जटिल बनाती है। इस पूरे तंत्र को लैक ओपेरॉन कहते हैं। अभी तक जितने भी हैं वो सब लैक ओपेरॉन में आते हैं। इसके संरचनात्मक जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन तथा रेगुलेटर जीन आदि मिलते हैं। लैक ओपेरॉन बराबर रेगुलेटर जीन प्लस प्रोमोटर जीन ऑपरेटर जीन प्लस संरचनात्मक जीन लैक ओपेरॉन का कार्य, ये सब लैक ओपेरॉन में आते हैं। पहला है लैक्टोज की अनुपस्थिति। लैक्टोज प्रेरक की अनुपस्थिति में रेगुलेटर जीन एक लैक निरोधक या दमनकारी प्रोटीन बनाता है। यह ऑपरेटर जीन से बंधित होकर इसके अनुलेखन को रोकता है। इसके फलस्वरूप संरचनात्मक जीन mRNA, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कि कैसे कैसे कौन सा प्रोसेस होता है जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। यह दमनकारी का उदाहरण है। दूसरा है लैक्टोज की उपस्थिति में। माध्यम में लैक्टोज प्रेरक के उपस्थित होने पर प्रोमोटर कोशिका में प्रवेश करके रेगुलेटर जीन से उत्पन्न दमनकारी से बंधित होकर जटिल यौगिक बनाता है। इसके कारण दमन ऑपरेटर से बंधित नहीं हो पाता और यह आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर जीन के रंभन स्थल से बंधित होने के लिए प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप पॉलीसिस्टोनिक लैक mRNA का अनुलेखन होता है। यह लैक्टोज अपचयन के लिए आवश्यक 3 एंजाइम्स को कोडित करता है। इस क्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। यह उत्प्रेरण या प्रेरण का उदाहरण है। ये सब उत्प्रेरण या प्रेरण का उदाहरण है। इसके लैक्टोज उत्प्रेरक का कार्य करता है। थर्ड है सह दमनकार। कभी कभी मेटाबोलाइड यानी लैक्टोज से बंधित होने पर निरोधक या दमनकार की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। यह ऑपरेटर से संबंधित होकर इसके अनुलेखन को रोकता है। इसमें मेटाबोलाइड यानी लैक्टोज को सहदमनकार कहते हैं, क्योंकि यह ऑपरेटर स्थल को निष्क्रिय करने के लिए दमनकर को सक्रिय करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कार्यों का वर्णन कीजिए 1 अथवा 2 पंक्ति में। तो पहला है उन्याक यानी प्रोमोटर, दूसरा है अंतरण आरएनए यानी टीआरएनए और थर्ड है एक्सॉन। तो आइए देखते हैं। पहला है प्रमोटर। डीएनए का यह अनुलेखन जीन अनुलेखन इकाई बनाता है तथा अनुलेखन इकाई में स्थित टेम्पलेट व कूटलेखन रज्जु का निर्धारण करता है। 2 नंबर है टीआरएनए। टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को कोशिकीय द्रव से राइबोसोम का स्थानांतरित करता है। थर्ड है एक्सॉन। एक्सॉन में नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम होता है तथा ये mRNA के संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना का लगभग $9 मिलियन का खर्च आएगा। ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक पृष्ठ का 10,000 शब्द लिखे जाए, इस योजना को पूरी होने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है।
आगे है, अनेक देशों में हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। इतने स्तर में आंकड़े के संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकीय साधनों की आवश्यकता होगी। अतः अपने इस वृहद स्तर के कारण यह योजना महापरियोजना कहलाती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं। डीएनए उंगली छापी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक यानी उंगली छापी को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए उंगली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम किसने कहाँ देखा। तो जवाब होगा एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवनधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। किससे? डीएनए उंगली छापी से। जैसा कि ज्ञात है कि जीवनधारियों की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगर प्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। डीएनए में फिंगरप्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। आगे है, डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर के विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इस विभिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को प्रोब यानी परीक्षण करने वाली स्लाई की भांति प्रयोग करते हैं। इसमें काफ़ी बहुरूपता होती है। एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिकाओं के क्रम के रूप में प्राप्त करके उसकी स्थिति यानी विशिष्टता और पहचान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के डीएनए के क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशिष्ट होते हैं। समरूप जुड़वा के डीएनए पूर्ण रूपेण समरूप हो जाते हैं। यहाँ पे फिगर दिया गया है कैसे कैसे कौन सा प्रोसेस होगा। आगे है, इस पट्टियों का परिचित्र इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त की जाती है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारों की मात्रा विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय की करती है जो कि बैंड्स या पट्टिकाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों यानी खून, बाल पुटक, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग अपराध मामलों जैसे खूनी बलात्कारी को पहचानने के लिए, पितृत्व के झगड़ों में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में संक्षिप्त वर्णन कीजिए अनुलेखन का, बहुरूपता का, स्थानांतरण का और जैव सूचना विज्ञान का। तो आइए करते हैं। पहला अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के रज्जु में कूट के रूप में निहित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन डीएनए के रज्जु में कूट के रूप में निहित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? अनुलेखन। इस प्रक्रिया के लिए आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम सहायता होती है। यह प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम सहायक होती है आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम। सर्वप्रथम डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। डीएनए में सर्वप्रथम क्या बनते हैं? तो वहाँ पे जवाब होगा न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। तत्पश्चात डीएनए रज्जु अलग होकर साँचे के समान कार्य करते हैं लगते हैं जिसके अनुसार नई श्रृंखला में क्षारक क्रम व्यवस्थित होते हैं वह एच बंधों द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है बहुरूपता। जीन संख्या में आनुवंशिक उत्परिवर्तनों का उच्च आवृत्ति में होना बहुरूपता कहलाता है।
बहुरूपता किसे कहते हैं? जिन संख्या में उपस्थित उत्परिवर्तनों का उच्च आवृत्ति में होना बहुरूपता कहलाता है। ऐसे उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रमों में परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न होता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर एकत्रित होते हैं तथा बहुरूपता का कारण बनते हैं। बहुरूपता अनेक प्रकार की होती है। इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड में अथवा बृहद स्तर पर परिवर्तन होते हैं। तो बहुरूपता हो चुका है। आगे देखते हैं स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन। एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं का अमीनो अम्ल की यानी एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है अमीनो अम्ल की। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में परिवर्तन होना स्थानांतरण कहलाता है। ट्रांसलेशन या स्थानांतरण किसे कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में परिवर्तन होना स्थानांतरण कहलाता है। यह प्रक्रिया राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान होती है। इसमें सर्वप्रथम एंजाइम एटीपी द्वारा अमीनो अम्ल का सक्रियकरण होता है। सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए पर स्थानांतरित होते हैं। वे संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम निर्धारित होते हैं। टीआरएनए अणुओं के मध्य उपस्थित पेप्टाइड स्थल द्वारा पेप्टाइड बंध निर्मित होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है जैव सूचना विज्ञान। जीव विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत जीवों के जीनोम संबंधी आंकड़ों का संग्रह या विश्लेषण किया जाता है जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो किसे कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स या जैव सूचना विज्ञान। तो यहाँ है जीव विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत जीवों के जीनोम संबंधी जितने आंकड़ों का संग्रह या विश्लेषण किया जाता है वो सब जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। इसमें मानव जीनोम के मानचित्र बनाए जाते हैं। वे डीएनए के अनुक्रमों को पंक्तिबद्ध किया जाता है। इसका उपयोग कृषि सुधार, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के लिए किया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। तो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन बुक से ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग परीक्षा में जो उपयोग किए गए क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से तो वो देखते हैं। पहला है फॉस्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित है। तो ऑप्शन में है एडीपी में, ऑप्शन बी है एटीपी में, ऑप्शन सी है सीएएमपी में और ऑप्शन डी है इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से किसी में भी नहीं। फॉस्फोडाइएस्टर बंध इनमें से किसी में भी उपस्थित नहीं होते हैं। अगला है हरगोविंद खुराना जाने जाते थे। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जाने जाते थे। अगला है थर्ड है डीएनए और आरएनए में समानता क्या है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, डीएनए और आरएनए में यही समानता है। क्वेश्चन नंबर 4 है संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रक में संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पहला है आनुवंशिक के गुणसूत्रीय सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो जवाब है सटन तथा बोवेरी ने। कब किया? 1902 में आनुवंशिक के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इनका जवाब देखते हैं। एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। यानी एक जीव के किसी भी लक्षण को, जैसे कोई भी लक्षण हो उसको निर्धारित करते हैं वे मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ की एक प्राकारिक इकाई होती है। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डीएनए एरोडैश प्रोटीन्स अनुजैविक का केंद्रीय सिद्धांत है। तो यहाँ पर होगा डीएनए
डैश में है तो वहाँ पे होगा आरएनए, फिर प्रोटीन्स होगा क्योंकि डीएनए में प्रोटीन नहीं होते, आरएनए में प्रोटीन होते हैं। तो अणुजैविक का केंद्रीय सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताइए। तो एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की एक पूर्ण इकाई है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट मूल यानी PO4 की कमी होती है। दूसरा है स्वभाव में न्यूक्लियोसाइड क्षारीय होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड अम्लीय होता है। न्यूक्लियोसाइड स्वभाव में कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड अम्लीय होते हैं। तो इसका 2 अंतर हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर है न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाले 2 शर्कराओं के नाम सूत्र सहित लिखिए। तो पहला है राइबोसोम शर्करा, तो इसका सूत्र होगा C5H1O और O5। सही जवाब है राइबोसोम शर्करा का सूत्र। दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, तो इसका होगा C5H1O4। इसका भी हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले प्यूरिन का नाम बताइए। तो न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले एडेनिन और गुआनिन, A और G। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन आरएनए तथा डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़े नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। तो इसका भी अंतर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। तो बी डीएनए तथा जेड डीएनए 2 प्रकार के डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है जेड डीएनए क्या है, इसके प्रत्येक कुंडल में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। उच्च लवणता की स्थिति में बी डीएनए परिवर्तित होकर जेड डीएनए बनाता है। इसमें कुंडलन वामावर्त होता है। कुंडलन का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम तथा प्रत्येक कुंडलन में 12 जोड़े न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 डीएनए अणु का द्विकुंडलित मॉडल किसे और कब प्रतिपादित किया। तो डीएनए अणु का द्विकुंडलित मॉडल 1953 ईस्वी में वाटसन, क्रिक और विल्किंस व फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए अणु का द्विकुंडलित मॉडल किसने और कब प्रतिपादित किया, तो यहाँ पे कब है 1953 में, और कौन, वाटसन, क्रिक, विल्किंस व फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया। इनके इस कार्य के लिए इसे सन 1962 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि नोबेल पुरस्कार इन लोगों को कब मिला, तो 1962 में। आगे है पारक्रमण क्या है। तो इसका जवाब है पारक्रमण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वायरस यानी जीवाणु के द्वारा डीएनए का हस्तांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है, पारक्रमण कहलाता है। सही जवाब हो चुका है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से। फर्स्ट है डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या है, इस शर्करा की अनुसंरचना बनाइए। तो आइए देखते हैं। डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है। यह 5 कार्बन युक्त होती है। इसका 5वां कार्बन परमाणु वलय से बाहर होता है। शर्करा का पहला कार्बन परमाणु हमेशा नाइट्रोजन क्षारक के साथ ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि तीसरा तथा 5वां कार्बन परमाणु हमेशा फॉस्फेट अणु के साथ जुड़ा रहता है। 2 शर्करा अणु एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन तथा 5वें कार्बन के साथ एक फॉस्फेट अणु फॉस्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर दिया गया वैसे वैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये लघु उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। तो आइए देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर।
डीएनए और आरएनए। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। दूसरा है डीएनए का थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। थर्ड है अणु दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। आरएनए में अणु के केवल एक ही सूत्र होता है। डीएनए यह आनुवंशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है, जबकि आरएनए में यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण के विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणुओं में यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। अगला है यह केवल केंद्रक में क्रोमेटिन सूत्रों में पाया जाता है, जबकि आरएनए में यह केंद्रक के केंद्रकीय द्रव केंद्रिका और कोशिका द्रव में पाई जाती है। लास्ट है द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है, जबकि आरएनए द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता। इसका निर्माण डीएनए अणुओं के द्वारा लिप्यंतरण से होता है। तो हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया है। जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले सेशन में। ऐसे ही वीडियो के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।